दोस्तों, इनकम टैक्स भरते समय कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन अक्सर छूट जाती है और उसकी वजह से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नोटिस भेज देता है। आजकल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास हमारे इनकम की पूरी जानकारी पहले से ही होती है। इसलिए ज़रूरी है दोस्तों कि हम पूरी जानकारी सही सही पहले से ही भर दें, वरना बाद में दिक्कत हो सकती है। नमस्कार दोस्तों, मैं सविता मिश्रा और आप देख रहे हैं चैनल आपका पैसा। दोस्तों, सबसे ज़्यादा जो इन्फॉर्मेशन इनकम टैक्स रिटर्न में मिस हो जाती है वो है इंटरेस्ट इनकम। हमारे सेविंग अकाउंट पर मिलने वाला ब्याज ये इतना कम होता है कि हमारे ख्याल में आता ही नहीं है। लेकिन अगर आपके खाते में ब्याज आया है तो बेहतर है दोस्तों कि आप इसे जोड़कर इनकम टैक्स रिटर्न में ज़रूर भर दें, क्योंकि ये तो पक्का जान लीजिए दोस्तों कि अब आपकी हर इनकम की जानकारी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास पहुंच जाती है। इसलिए किसी दिक्कत से बचने के लिए बेहतर है कि इसे अपने इनकम टैक्स रिटर्न में ज़रूर भर दें। इसे भरने के लिए आप अपने पासबुक को चेक कर सकते हैं। साल में 4 बार इंटरेस्ट का पेमेंट होता है। पासबुक में ये साफ साफ लिखा होता है। वैसे इस पर टैक्स को लेकर भी बहुत ज़्यादा चिंतित नहीं होना चाहिए, क्योंकि साल भर में 10,000 रुपये तक की इंटरेस्ट इनकम को टैक्स डिडक्शन का फ़ायदा मिल जाता है। मतलब उस पर टैक्स नहीं लगता है। यहाँ हम सेविंग अकाउंट के इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं दोस्तों। टैक्स डिडक्शन का फ़ायदा इसी इंटरेस्ट को मिलता है। दोस्तों, सेविंग अकाउंट ही नहीं, फिक्स्ड डिपॉजिट का इंटरेस्ट भी अक्सर मिस हो जाता है। और ये इसलिए मिस हो जाता है क्योंकि ज़्यादातर लोग रेगुलर इंटरेस्ट पेमेंट का ऑप्शन नहीं चूज़ करते हैं। वो आखिर में पूरा इंटरेस्ट लेते हैं। लेकिन आप इस ब्याज को चाहे आखिर में लें या फिर इसका रेगुलर पेमेंट लें, इस पर टैक्स तो हर साल देना होगा। और इसलिए हर साल जो भी इंटरेस्ट बनता है उसे इनकम टैक्स रिटर्न में दिखाना होता है। ये अदर इनकम वाले सेक्शन में भरा जाता है। लेकिन अब सवाल ये उठता है दोस्तों कि इस इंटरेस्ट को कैसे पता करें, ये कौन बताएगा? क्योंकि फिक्स्ड डिपॉजिट की कोई पासबुक तो होती नहीं है। तो आइए हम इसका एक आसान तरीका बताते हैं। इसके लिए आपको अपने बैंक के इंटरनेट बैंकिंग के पोर्टल का यूज़ करना होगा। वहाँ आपको ई सर्विसेज वाले सेक्शन में इंटरेस्ट सर्टिफिकेट डाउनलोड करने का ऑप्शन दिखेगा। वहाँ आपको एक साथ पता चल जाएगा कि आपके सभी फिक्स डिपॉजिट से एक साल में कुल कितना इंटरेस्ट मिला। आप उसी को टैक्स रिटर्न में भर दीजिए। मोबाइल बैंकिंग के जरिए भी आप इसे देख सकते हैं। अगर आप इन दोनों का यूज़ नहीं करते हैं तो बैंक जाकर भी इंटरेस्ट सर्टिफिकेट मांग सकते हैं। इसके अलावा आप फॉर्म 26AS में भी देख सकते हैं कि आपके बैंक ने कुल कितनी इंटरेस्ट इनकम रिपोर्ट की है। जो लोग शेयरों में इन्वेस्ट करते हैं उन्हें भी इनकम टैक्स रिटर्न संभल कर भरना है, क्योंकि अगर उन्होंने कोई शेयर बेचा है तो उससे होने वाले फायदे या नुकसान को इनकम टैक्स रिटर्न में ज़रूर दिखाना चाहिए। पहले शेयर पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स नहीं लगता था, इसलिए लोग इसकी परवाह नहीं करते थे। लेकिन अब इस पर यह टैक्स लगने लगा है, इसलिए आप इसे ध्यान देकर ज़रूर भरिए। दोस्तों, जब कोई शेयर एक साल में बेचा जाता है तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स लगता है, और उससे पहले बेचा जाएगा तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स लगता है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स का रेट 10% का है और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स का रेट 15% का है। वैसे शेयरों पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स तभी लगता है जब किसी साल इसका मुनाफा 1 लाख रुपए को पार कर जाए। लेकिन अगर आपका मुनाफा 1 लाख रुपए से कम रहता है तो भी उसे इनकम टैक्स रिटर्न में ज़रूर भरिए। हिसाब के लिए ये ज़रूरी है। शेयर की तरह ही हमें म्यूचुअल फंड के मुनाफे पर भी टैक्स देना होता है। इसलिए अगर आपने म्यूचुअल फंड बेचा है तो उसके मुनाफे या घाटे को रिटर्न में ज़रूर भरिए। अगर इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड है तो 1 साल बाद यूनिट बेचने पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स माना जाएगा और उसके पहले बेचने पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स माना जाएगा। लेकिन अगर म्यूचुअल फंड स्कीम डेट ओरिएंटेड है तो फिर 3 साल बाद यूनिट बेचने पर लॉन्ग टर्म माना जाएगा। उसके पहले बेचने पर यह शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा। अब हम आपको एक ऐसी इनकम के बारे में बताएंगे जिसके बारे में लोग अक्सर भूल जाते हैं। दोस्तों, हमें शेयर या म्यूचुअल फंड से डिविडेंड भी मिलता है। पहले इस डिविडेंड पर कंपनियां ही टैक्स काट लेती थी,
इसलिए आम लोगों को इससे कोई लेना देना नहीं होता था। लोग इनकम टैक्स रिटर्न में भी इसे भरने की ज़रूरत नहीं समझते थे। लेकिन अब कंपनियां इस पर टैक्स नहीं देती हैं। अब डिविडेंड पाने वाले को ही टैक्स देना होता है, यानी डिविडेंड पर टैक्स देने की जिम्मेदारी इन्वेस्टर की है और इसलिए इस इनकम को भी इनकम टैक्स रिटर्न में दिखाना ज़रूरी है। अब डिविडेंड पर उसी तरह टैक्स लगता है जैसे इंटरेस्ट इनकम पर लगता है, इसलिए इसे भी मिस मत कीजिए दोस्तों, नहीं तो नोटिस आ जाएगी। इसे भी अदर इनकम वाले सेक्शन में भरा जाएगा। अगर आपको खेती बाड़ी से कमाई होती है तो उसे भी इनकम टैक्स रिटर्न में दिखाना ज़रूरी है। वैसे तो एग्रीकल्चर इनकम पर कोई टैक्स नहीं है, लेकिन सरकार को पता होना चाहिए कि अगर कोई पैसा आपके खाते में आ रहा है तो उसका सोर्स क्या है। इसलिए अगर आप बता देंगे कि ये पैसा खेती का है तो कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा और आपको नोटिस नहीं भेजी जाएगी। वैसे ये भी है दोस्तों कि खेती की इनकम पर भले ही टैक्स नहीं लगता है, लेकिन अगर आपको किसी और सोर्स से इनकम होती है तो इसकी वजह से उस इनकम पर टैक्स का रेट बढ़ सकता है। अब एक और इनकम है जिसे इनकम टैक्स रिटर्न में आगे शामिल करना पड़ सकता है। फाइनेंशियल ईयर 2021-22 के लिए इसका ख्याल रखना है। सरकार ने ईपीएफ पर भी टैक्स लगा दिया है। अब अगर किसी साल 2.5 लाख रुपए से ज़्यादा ईपीएफ जमा होगा तो उसका इंटरेस्ट टैक्सेबल हो जाएगा। ऐसे में आपको उस इंटरेस्ट का हिसाब इनकम टैक्स रिटर्न में देना होगा। आप अपनी पीएफ पासबुक से इसके बारे में पता कर सकते हैं। ये एक ऐसी इनकम है जो आपके हाथ में अभी तो नहीं आती है, लेकिन इसका टैक्स हर साल आपको भरना होगा। पीएफ पर टैक्स के नियम के बारे में जानने के लिए आप हमारे इस वीडियो को देख सकते हैं। दोस्तों, कुछ और टैक्स फ्री इनकम होती है जिनके बारे में हमें ध्यान नहीं होता है। इन पर टैक्स नहीं लगता है, लेकिन फिर भी इन्हें इनकम टैक्स रिटर्न में दिखाना ज़रूरी होता है, क्योंकि सरकार को ये पता होना चाहिए कि अगर आपके अकाउंट में कोई पैसा आया है तो उसका सोर्स क्या है। जैसे अगर आपको इंश्योरेंस का क्लेम मिला है, पीएफ का पैसा आया है या फिर ग्रेच्युटी का पैसा आया है तो उसे भी इनकम टैक्स रिटर्न में दिखाना ज़रूरी है। अक्सर ये रकम बड़ी होती है, इसलिए अगर आप इसे रिटर्न में नहीं दिखाएंगे तो टैक्स नोटिस ज़रूर आएगी। अब दोस्तों, आइए एक बार फिर रिवाइज कर लेते हैं कि इनकम टैक्स रिटर्न भरते समय किन किन इनकम के छूट जाने का डर होता है। पहला है सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट, दूसरा है फिक्स्ड डिपॉजिट का इंटरेस्ट, तीसरा है शेयर से होने वाला लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स, चौथा है म्यूचुअल फंड से होने वाला कैपिटल गेन्स, पांचवा है डिविडेंड इनकम, छठा है एग्रीकल्चर इनकम, सातवां है ईपीएफ इंटरेस्ट और आठवां है टैक्स फ्री इनकम जैसे पीएफ इंश्योरेंस और ग्रेच्युटी का पैसा। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, ऐसे ही उपयोगी वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।